नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट यानी उभयचर विमान। ऐसे विमान जो रनवे के साथ साथ पानी की सतह पर भी टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं। क्या ये विमान दुनिया में नए हैं? और इन विमानों को लेकर भारत में चर्चा क्यों है? भारत में चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत अब इन विमानों को लीज पर लेने जा रहा है। यानी हम इसका खुद निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन नेवी है उसने ये आवश्यकता महसूस की है और भारत सरकार को ये कहा है कि हमें कम से कम 4 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और ये आवश्यकता समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक और सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। दूसरा सवाल, क्या ये एयरक्राफ्ट नए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये नए नहीं हैं। भारत 1953 में ही इस प्रकार के विमानों का उपयोग करता था। यानी हमारे पास में एम्फीबियस एयरक्राफ्ट थे, लेकिन अब लगभग मान के चलिए 70 सालों के बाद ये दोबारा से भारत के समुद्री क्षेत्र में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन ये विमान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत तीव्रता के साथ में समुद्र में लैंड कर सकते हैं और बहुत तीव्रता के साथ टेक ऑफ भी कर सकते हैं और जिस स्थान पर इनको पहुंचाना होता है वहां पर जाकर दुश्मन से लड़ाई लड़ सकते हैं और स्पाई एयरक्राफ्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी लंबे समय तक हवा में रहकर समुद्री क्षेत्रों में जासूसी का कार्य भी कर सकते हैं। अब खबर क्या है, पूरी खबर को ध्यान से हम यहाँ पर समझेंगे, इसका तकनीकी विश्लेषण भी करेंगे कि ये विमान तकनीकी रूप से कैसे कार्य करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास में इस प्रकार के विमानों की तकनीक उपलब्ध है या फिर इस तकनीक में जो महारत रखते हैं और भारत किस देश से ये विमान प्राप्त करने जा रहा है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में आपको मिलेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए खबर क्या है, हाउ इंडियंस नेवीज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट प्लान विल एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी। यानी जो हमारी समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लाने का जो प्लान है इंडियन नेवी का, वो किस तरीके से कारगर होगा उस पर बात हो रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये खबर छपी है, इंडियन नेवी प्लान्स टू इंडक्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम वाटर सरफेस। यानी जो पानी की सतह है उससे ये टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो विशेष प्रकार के ऐसे विमान हैं। अभी तक आपने विमानों के बारे में ये हमने सभी ने यही पढ़ा है कि एरोप्लेन होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और जो शिप होते हैं वो पानी की सतह पर चलते हैं। दोनों ही अलग अलग थ्योरीज पर काम करते हैं, विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। लेकिन जब दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस प्रकार के विमान बनकर तैयार होते हैं। हम इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं एरोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स दोनों के सिद्धांत जो हैं जब लागू कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार के विमान जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये भी समझेंगे क्या है एम्फीबियस विमान की खासियत, भारतीय नौसेना के लिए ये क्यों है जरूरी। और यहाँ पर देखिए हिंद महासागर में भारत का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है और इसे एक तरीके से आपातकालीन स्थिति के तौर पर परचेज करने की बात कही जा रही है। ये भारतीय नौसेना का हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला माना गया है। ये जो एम्फीबियस विमान होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर उतरने की क्षमता रखते हैं, लंबे इंतजार के बाद इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। और लंबे मतलब आप कह सकते हैं इंतजार का मतलब 7 दशक का इंतजार, क्योंकि 1953 में जैसा कि मैंने कहा ये पहले से हमारे पास में थे, उसके बाद हम दोबारा से इसे ले रहे हैं। यहाँ पर इसे जो हमारा पूरा मकसद जो है कि क्यों इन विमानों की आवश्यकता है, तो वो आप सभी जानते हैं, हमें पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की गतिविधियों पर कहीं ना कहीं नजर रखनी है और हमें युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना है। विशेषतः अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है ये दक्षिणी चीन सागर जो है इसके अलावा हिंद महासागर का ये वाला जो क्षेत्र है, अरब सागर वाली जो स्थिति है, अरब सागर वाली स्थिति या फिर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर चाइना की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहने के लिए ये आवश्यक है। यहाँ पर देखिए ये जो विमान है, ये विमान यहाँ 4 विमानों की बात हो रही है कि इस प्रकार के 4 एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे और ये 4 जो विमान होंगे वो फिक्स्ड विंग एम्फीबियस विमान है। फिक्स्ड विंग का मतलब इनकी जो ये पंख होती है, ये जो पंख होती हैं वो एक अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं।
ये विमान, एक और खास बात आप देखेंगे कि वेट लीज पर ली जाएंगे। वेट लीज का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब ये है कि जिस देश से भी हमारा ये एग्रीमेंट होने वाला है, कौन कौन से देश हैं उस पर आगे बात करेंगे, जिस देश से हमारा ये एग्रीमेंट होने वाला है वही देश हमें इसके लिए क्रू मेंबर, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग सब कुछ उपलब्ध कराएगा। मतलब भारत को एक तरीके से इसमें ये मान के चलिए पैसा खर्च करना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर रेडी मिलेंगी, तैयार मिलेंगी। हम रेडी टू यूज की स्थिति में होंगे कि जब इसको हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, जब इनकी सप्लाई हो जाएगी तो तुरंत प्रभाव से हम इसका उपयोग कर पाएंगे। और इसलिए नेवी जो है हमारी, उसकी जो युद्धक क्षमता है उसमें यहाँ बढ़ोतरी होगी। उसमें यहाँ पर तो हमें हमारी नेवी जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के विमान जो है इस समय इंडियन नेवी के पास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो विमान होते हैं जनरली आप उनको देखते हैं, जमीन पर रनवे बने होते हैं, रनवे पर विमान दौड़ता है, स्पीड पकड़ता है और फिर ये फ्लाई करता है यानी उड़ता है। और दूसरी तरफ जो शिप होते हैं वो पानी की सतह पर चलते हैं। लेकिन यही विमान, एक ही विमान में दोनों यहाँ पर क्या होंगी, क्वालिटी होंगी, दोनों गुणवत्ता होंगी और दोनों तकनीक एक साथ काम करेंगी। जमीन पर यानी रनवे पर भी ये चल सकेगा और पानी की सतह पर भी ये विमान चल सकेगा। यहाँ से ये लैंड भी करेगा और यहाँ से ये टेक ऑफ भी कर सकता है। तो इस तरीके से विमान जो है इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यूटिलिटी कैसे होगी कि भाई आप अगर इस टाइप के विमान रखते हैं तो कोई भी दुर्गम क्षेत्र हो, ऐसा कोई रिमोट एरिया हो, दूर दराज का क्षेत्र, एक तो वहां पर इसको पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, आप समुद्री बचाव अभियान, कोई भी यानी समुद्र में कोई रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और फिर कोई हमारा आइलैंड है, आइलैंड उस पर मान लीजिए हवाई पट्टी बनाना संभव नहीं है, कोई छोटा क्षेत्र है, तो वहां पर इन विमानों को आसानी से उतारा जा सकता है और फिर इनको समुद्र में भी भेजा जा सकता है युद्ध की स्थिति के लिए या किसी भी विशेष पर्पज के लिए। जो देश इस समय इन विमानों का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास ये तकनीक है, उसमें सबसे पहले आता है जापान। जापान के पास में देखिए सिनमेवा, सिनमेवा जो है सिनमेवा US-2 करके एक विमान है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट माना जाता है। और फिर चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास में एविक AG-600, जिसे कुलोंग के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। और तीसरे नंबर पर आप देखिए रूस के पास में है, ये वेरिएव करके है VE-200। ये एकमात्र जेट इंजन वाला एम्फीबियस विमान है जो बहुत तेज गति से उड़ सकता है, यानी इसमें जेट इंजन लगा हुआ है। फिर इसके पास में कनाडा के पास में है, अमेरिका के पास में है। चलिए, अब भारत की स्थिति कहां बनती है कि यानी भारत का एग्रीमेंट किन देशों के साथ हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे किस देश से हम ये परचेज कर सकते हैं। एक तो है जापान और एक है रसिया। यहां पर प्रबल दावेदारी जो है, भारत और जापान के बीच में ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। यानी जापान से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारत खरीदने जा रहा है। और कितने खरीदने जा रहा है? 4, जिसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जिनका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, अब इन विमानों की टेक्निक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो हवा में उड़ने वाले विमान हैं वो कौन सी टेक्निक पर काम करते हैं? एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। और जो पानी की सतह पर जो विमान, जो जहाज चलते हैं, वो हाइड्रोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ये दोनों ही फिजिक्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अब इन दोनों को ही एक लड़ाकू विमान के अंतर्गत या फिर एक विमान के अंतर्गत लाना है और फिर उसका उपयोग किया जाना है। तो यहां पर इसके लिए इन विमानों की कुछ विशेष डिजाइन तैयार की जाती है, विशेष टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। पहले उनको समझते हैं, फिर आपको इनका मतलब भी समझाएंगे कि एरोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होते हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। लेकिन पहले जो बदलाव हुए इन विमानों में, उन कंस्ट्रक्शन यानी जो इनकी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो बदलाव किए जाते हैं उनको देखिए। यहां पर सबसे पहले देखिए कि इस विमान का जो निचला हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा किसी नाव की तरह वी आकार का होता है, इसे हल कहा जाता है। यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर शेप इस तरीके से बनी होती है। ये जैसे कि कोई बोट होती है, बोट का जो निचला हिस्सा होता है उसी तरीके से वी शेप में इसे बनाया जाता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि ये जो विमान होते हैं इनका एक हिस्सा जो है इसमें इस तरीके से, जैसे यहां तक ये आ रहा था लेकिन यहां से इसमें कट लगा हुआ है और यहां से जैसे है, तो इसमें एक कट होता है और ये जो कट होता है इसे कहते हैं स्टेप कहते हैं। इस स्टेप से क्या फायदा होता है? ये पानी की सतह और विमान के बीच के खिंचाव को तोड़ने में मदद करता है, जिससे विमान आसानी से पानी छोड़ देता है। मतलब होता क्या है मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में कि पानी की सतह पर जब विमान उतरेगा तो यहां पर एक सरफेस टेंशन भी लगता है। सरफेस टेंशन के कारण
यहाँ पानी की सतह जो है और विमान की जो निचली सतह है वो आपस में चिपक जाती है। आपस में चिपक जाती है तो विमान को जब आगे बढ़ना है तो वो सरफेस टेंशन यहाँ पर समस्या पैदा करेगा। लेकिन इसकी शेप जो है, जिसे हम स्टेप कह रहे हैं, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि हवा जो है वो पानी और विमान की सतह के बीच में हवा जो है धक्का देती है, जिससे कि पानी जो है सतह से अलग हो जाए। सतह से अलग हो जाता है तो वहां पर विमान को आगे चलने में दिक्कत नहीं आती है। फिर इसके अलावा और देखिए आप, इसमें और क्या चेंज होता है। एक होता है रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर, यानी परिवर्तनीय लैंडिंग गियर। यह इन विमानों की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। विमान में पहिए होते हैं जो लैंडिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। देखिए, जैसे इस विमान के अंदर ये पहिए लगे हुए हैं, तो वो नॉर्मली हम एरोप्लेन में भी देखते हैं कि भाई जब रनवे पर आता है तो वो पहिए जो है वो उनका यूज किया जाता है। लेकिन हवा में जो है वो पहिए ऐसे के ऐसे लटके रहते हैं और थोड़ा सा अपनी शेप को अंदर भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये होगा कि ये पहिए बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, यानी ये पहिए दिखेंगे नहीं, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको कम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इनका उपयोग किया जाएगा रनवे पर, तो रनवे पर इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन पानी की सतह पर जब ये आते हैं तो ये बिल्कुल अंदर की ओर समाहित हो जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं, यानी ये गायब हो जाते हैं। फ्यूजलाज जो है, फ्यूजलाज का मतलब जो इसका मेन स्ट्रक्चर है इसका विमान का, उसके अंदर ये पहिए जो हैं वो चले जाएंगे। फिर एक और चीज, उछाल और स्थिरता, यानी वॉयंसी एंड स्टेबिलिटी। यहां पर दो चीजें हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं फ्लोट्स या पॉन्टून्स कहते हैं, और एक है स्पॉन्सन्स। इनका मतलब ये दो विशेष प्रकार की संरचना, ये स्पॉन्सन्स है और ये आपके पॉन्टून्स हैं। ये क्या करते हैं, जो विमान है जब इस पानी की सतह पर चल रहा है तो इधर उधर कहीं पानी में गिर नहीं जाए, पानी में डूब ना जाए, तो ये इसको स्टेबिलिटी देते हैं। और बॉयंसी यानी उत्प्लावकता का जो सिद्धांत होता है, उत्प्लावन बल का, उसको यहाँ फॉलो करने के लिए इनको तैयार करते हैं। तो विमान पानी में न पलट जाए इसके लिए विशेष स्ट्रक्चर बनाई जाती है। फिर समुद्र के पानी में आप इनका उपयोग कर रहे हैं। समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, लवणीय होता है, तो विमान की जो सतह है वो जल्दी से गल सकती है। तो इसके लिए विशेष प्रकार के कंपोजिट मटेरियल्स, एल्युमिनियम मिश्र धातु जो है, उनकी सहायता से इस विमान की पूरी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है ताकि इस पर किसी भी प्रकार की जंग ना लगे और ये खराब ना हो। तो ये तो स्ट्रक्चर में जो बदलाव होते हैं वो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिए। अब आप आ जाइए कि एरोडायनेमिक्स क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है और इनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ध्यान से समझना। देखिए, हवा में जब कोई विमान, एरोडायनेमिक्स का मतलब हवा में उड़ने वाले विमान की जो गति है उस पर लगने वाले फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, यहां पर एक चीज समझना, विमान के अंदर इंजन है, ईंधन जल रहा है, और वो इंजन जो है इस विमान को आगे ले जाने के लिए बल दे रहा है, उसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, यानी प्रणोद बल, जो कि विमान को आगे ले जा रहा है। तो एक फोर्स तो इस पर ऐसे काम कर रहा है। फिर दूसरा जो है, पृथ्वी विमान को नीचे खींच रही है, तो कौन सा, इसके वजन के कारण, वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। फिर यहां जैसे जैसे विमान आगे जा रहा है, हवा जो है इस विमान को पीछे की ओर खींच रही है, तो यहां पर यह कह सकते हो आप घर्षण बल लग रहा है, या फिर इसे ड्रैग, कर्षण कह सकते हैं, हवा का प्रतिरोध जो विमान को रोकता है। और सबसे ऊपर जो है, विमान को हवा में भी जाना है, हवा में रहना है, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करे, तो फिर ये विमान नीचे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स है ऊपर, इसे कहते हैं लिफ्ट या उत्थान बल, पंखों के ऊपर और नीचे हवा के दबाव में अंतर के कारण पैदा होता है। इसे बर्नौली प्रिंसिपल द्वारा समझाया जाता है। तो इस तरीके से चार फोर्स होते हैं एरोडायनेमिक्स में जो किसी विमान पर कार्य करते हैं। अब लेकिन इसी विमान को आपको पानी की सतह पर लाना है। अब पानी की सतह पर लाना है तो समझना ध्यान से कि जब एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं उसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा हल्का रखा जाए ताकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम से कम हो। जितना भारी होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो फिर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं इसमें आ सकती हैं। लेकिन पानी की सतह पर आपको विमान को थोड़ा सा भारी रखना होता है ताकि वो पानी की सतह पर बॉयंसी फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर गति कर सके। तो यहाँ एक तो ये परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं कि हम हाइड्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत लगाते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का सिद्धांत क्या है यहां पर समझना। एक जिसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे फिजिक्स में जिनका बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ वॉयंसी, जिसमें उत्प्लावन बल की बात कही गई थी। उत्प्लावन बल क्या होता है, पानी की सतह पर जब कोई वस्तु गिरती है, पानी की सतह पर हम रखते हैं, जैसे नाव हो गई, तो नाव का जितना हिस्सा डूब रहा है, नाव का जितना हिस्सा डूब रहा है और डूबे हुए हिस्से का जो भार है, वो भार
उसके द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होना चाहिए, तभी कोई वस्तु पानी की सतह पर तैर पाती है, अदरवाइज वो वस्तु जो है डूब सकती है। तो यहां आपको ये सिद्धांत ध्यान रखना है कि विमान का हल इतना पानी विस्थापित करता है कि उसे ऊपर की ओर धकेलने वाला बल, जिसे बॉयंसी कहते हैं, विमान के वजन के बराबर होना चाहिए। यानी जो हिस्सा डूबा हुआ है उसका जो वजन है, उसके द्वारा विस्थापित किया गया जो पानी है, उन दोनों का जो भार है वो बराबर होना चाहिए, तभी ये विमान इस पानी की सतह पर चल पाएगा। फिर एक और चीज यहां पर देखिए कि आप अभी तक जब हवा में चल रहे थे तो हवा में घर्षण बल कम होता है, लेकिन पानी का यहां पर घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व ज्यादा है यानी डेंसिटी ज्यादा है, तो घर्षण बल भी ज्यादा होगा। पानी हवा की तुलना में लगभग 800 गुना अधिक सघन होता है, इसलिए पानी में घर्षण बल भी बहुत ज्यादा है। तो आपको जब यहां पर थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, जब थ्रस्ट आगे बढ़ने के लिए विमान को लगाया जा रहा है, तो इस घर्षण बल को भी ध्यान रखना है कि घर्षण बल का मान 800 गुना यहां पर ज्यादा हो जाएगा। यानी घर्षण बल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपकी सघनता 800 गुना बढ़ गई है। फिर आ जाइए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और सक्शन, सक्शन का मतलब चिपक जाना। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो विमान की निचली सतह है और पानी की जो बूंदें हैं वो आपस में सरफेस टेंशन के कारण सक्शन स्थिति में आ जाती है, मतलब चिपक जाते हैं आपस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप स्टेप यानी इसको कटी हुई अवस्था में इस तरीके से बनाते हैं ताकि हवा जो है इसमें एंटर हो जाए इन दोनों के बीच में, और हवा इसे चिपकने नहीं दे, यानी इन दोनों को अलग कर दे। तो इस तरीके से हाइड्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत और एरोडायनेमिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको लागू करके इन विमानों को हवा में उड़ाया जाता है और पानी की सतह पर चलाया जाता है। इन दोनों को बाकायदा इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी दोनों सिद्धांत जो है वो इंटीग्रेट होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि स्थिरता के लिए यहां पर विंग टिप फ्लोट्स विमान को पलटने से बचाते हैं। ये जो आपकी ये विंग है, ये जो है इस विमान को पलटने से बचाती हैं। और शुरुआती तौर पर जब ये विमान पानी की सतह पर आता है तो ये एक तरीके से तैरता है, फ्लोट करता है। शुरुआत में इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता क्योंकि स्पीड के साथ पानी की सतह पर आया है। बाद में फिर इसका जब इंजन स्टार्ट होगा, जैसे ही इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया जाता है, पानी में हम्प, इंजन मतलब कहने का मतलब इंजन स्टार्ट तो था लेकिन जो एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत थे उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, और फिर ये यहां पर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। फिर यहां पर थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है। थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है तो यहां पर स्थिति ऐसी आती है कि एक मैक्सिमम रेसिस्टेंस की स्थिति आ जाती है जिसे कहते हैं हम्प। और वहां पर ये विमान का जो वी शेप है जो हमने पहले बताई थी, वो यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और फिर इसमें जो स्टेप वाला जो कटिंग वाला जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तरीके से विमान जो है आगे बढ़ पाता है, यानी इस पे प्लानिंग करता है, स्केटिंग करता है। और एक आ जाइए टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब हो गया कि जब यहां से पानी की सतह से विमान को उठना है तो हाइड्रोडायनेमिक्स और एरोडायनेमिक्स दोनों सिद्धांतों को जब एक साथ यहां पर लिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है, तब ये विमान हवा में वापस से टेक ऑफ करता है, यानी उड़ता है। कुल जो लिफ्ट है, इसका फोर्स जो है वो वजन से ज्यादा होना चाहिए, तब ये यहां पर उड़ पाएगा। इस तरीके से विमान जो है तकनीकी रूप से काम करते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार के रनवे की आवश्यकता नहीं है, ये पानी की सतह पर लैंड कर सकते हैं। और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अगर बंगाल की खाड़ी में हमारा जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है, जो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि चाइना यहाँ से बहुत सारी गतिविधियां करता है, ये हमारे मुख्य जो लैंड है या फिर ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भारत का जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है। अब 1200 किलोमीटर के इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए ये विमान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा डिसास्टर मैनेजमेंट या किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के समय ये विमान बहुत काम आ सकते हैं। समुद्री बचाव और लॉजिस्टिक, किसी भी प्रकार के सामान को पहुंचाना है, इन जहाजों में से मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें से सामान को निकालना है, कोई रेस्क्यू सिस्टम वो चलाना है, ऑपरेशन चलाना है, मिशन चलाना है, वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो रिमोट सेंसिंग एरिया है, जैसे मान लो कोई हमारा आइलैंड है जिसके चारों ओर समुद्र है, तो वहां पर रनवे बनाना संभव नहीं है, या फिर छोटा रनवे आपने बना दिया, तो ये पानी की सतह पर भी और रनवे पर दोनों पर भी ये चलने में यहाँ पर ये विमान सक्षम होते हैं, तो इनकी उपयोगिता यहाँ बढ़ जाती है। फिर आप देखिए समुद्री जो क्षेत्र है उसमें हमारी जो समुद्री सीमा है वो बहुत बड़ी है। दुनिया में जो बहुत ज्यादा समुद्री सीमा वाले क्षेत्र हैं उनमें भारत भी आता है। तो उसमें हमें यहाँ पर देखिए समुद्री तस्करी, समुद्री आतंकवाद, इन सब पर नजर रखने के लिए इन विमानों की बहुत आवश्यकता है। ये विमान पानी के ऊपर रहकर घंटों तक जासूसी कर सकते हैं,
तो समुद्र में एक कह सकते हैं कि एक स्पाई वर्ड की तरह काम करते हैं, पक्षी की तरह काम करते हैं। और इस क्षमता से नौसेना की निगरानी और पेट्रोलिंग प्रभावी हो जाती है, यानी सेना जो है पूरी तरह से निगरानी कर सकती है, पेट्रोलिंग कर सकती है, विमान जो है यहाँ पर काम करेगा। अगर रणनीतिक रूप से हम बात करें, अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी बहुत ज्यादा इनका महत्व है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलक्का स्टेट है, जहां से चाइना की बहुत ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, समुद्र में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो यहाँ से व्यापार करते हैं। अगर इस पर आप नजर डालें तो चीन का लगभग 80% तेल आयात यहीं से होता है, और ये जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी के पास से ही गुजरता है। तो इस ऐसी स्थिति में चाइना पर नजर रखना है, इसकी गतिविधियों को देखना है, तो हमारे लिए विमान बहुत ज्यादा आवश्यक है। लगभग 40% ग्लोबल जो ट्रेड है समुद्र के माध्यम से जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका 40% ग्लोबल ट्रेड इसी मलक्का स्टेट से होता है, और वो भारत के बिल्कुल करीब है। तो इस स्थिति में भारत को सामरिक और रणनीतिक रूप से ऐसे विमानों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसीलिए इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर यह बात कही गई है। भारत ने कहा है कि 1953 में जो विमान हम पानी की सतह पर चलाते थे, जो हमारे यूज में थे, उनको वापस से हमें लाने की आवश्यकता है। और यहां देखिए, आधुनिक तकनीक वाले ये विमान एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पूर्व की ओर देखो, जो हमारी नीति चलती है, जिसमें हम पूर्वी जो देश हैं चाइना के आसपास वाले, जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, या फिर हम इससे समुद्र में चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जो कि एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के बारे में था, इसकी तकनीकी विशेषताएं, इसकी रणनीतिक सामरिक महत्व, और भारत किन देशों से इनकी परचेजिंग कर सकता है, इन सभी पर मैंने आपसे बात की। एक और बेहतरीन विश्लेषण के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।